नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। 14 अगस्त गुरुवार। सुबह की ठंडी हवा भले ही खुशनुमा और प्रसन्न करने वाली हो, लेकिन बेलियाघाट इलाके में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ फैले कीचड़ के कारण यहाँ निरंतर एक विशिष्ट प्रकार की बदबू वातावरण में भरी पड़ी है। गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए बाहर निकले हैं। बिल्कुल पड़ोस में ही उन्हें टूटी फूटी और जली हुई अवस्था में कुछ मकान दिखाई देते हैं। साथ चल रहे हैं कार्यकर्ता उन्हें बताते हैं कि परसों हुए दंगों में मुस्लिम गुंडों ने इन हिंदुओं के मकान जला दिए हैं। गांधी जी ठिठकते हैं, विषन्न निगाहों से उन मकानों की तरफ देखते हैं और पुनः चलने लगते हैं। आज सुबह की सैर में शहीद सोहरावर्दी उनके साथ नहीं है, क्योंकि इस हैदरी मंजिल में रात को सोने की उनकी हिम्मत हुई ही नहीं। आज सुबह 11 बजे वह आने वाले हैं। एक कार्यकर्ता उन्हें सूचित करता है कि गांधी जी द्वारा आह्वान किए जाने की वजह से पूरे कलकत्ता शहर में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त रैलियां निकल रही हैं। कल दिन भर से कलकत्ता में दंगों की एक भी खबर नहीं आई है। सुबह के 9 बजे हैं और साधारण से दिखाई देने वाले, परंतु फिर भी भव्य असेंबली हॉल में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। कुछ ही पलों में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान अस्तित्व में आने जा रहा है। शंख की आकृति वाले इस सभागृह में विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के नेता हैं। इनमें पठान हैं, अफरीदी हैं, वजीर हैं, महसूद हैं, पंजाबी भी हैं, बलूच हैं, सिंधी और बंगाली भी हैं। 1500 मील दूर रहने वाले ये बंगाली अन्य लोगों से थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी नौसेना अधिकारी वाली पूर्ण यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। पहला भाषण उन्हीं को करना है। उनका भाषण लिखने वाले सज्जन हैं जॉन क्रिस्टी। एक एक शब्द के उच्चारण पर जोर देते हुए माउंटबेटन ने बोलना शुरू किया। पाकिस्तान का उदय यह एक ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक इतिहास कभी किसी हिमखंड की तरह धीमी गति से तो कभी पानी के जोरदार प्रवाह की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। हमें केवल इतिहास के प्रवाह की अड़चनें दूर करते हुए इन घटनाओं के प्रवाह में स्वयं को झोंक देना चाहिए। अब हमें पीछे नहीं देखना है, हमें केवल आगे भविष्य की ओर देखना चाहिए। भावशून्य एवं कठोर चेहरे वाले जिन्ना की तरफ देखते हुए माउंटबेटन आगे कहते हैं कि इस अवसर पर मुझे मिस्टर जिन्ना को धन्यवाद ज्ञापन करना है। हम दोनों के बीच मित्रता और आत्मीयता है, इस कारण आगे भविष्य में भी हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज जिन्ना को कुछ खास नहीं बोलना है। वे अपने एक संक्षिप्त भाषण के लिए खड़े हुए। चमकदार और शानदार शेरवानी, गले तक बटन बंद की हुई, एक ही आंख पर लगाया जाने वाला चश्मा और वह भी नाक के आधार पर टिका हुआ। जिन्ना ने बोलना आरंभ किया। ब्रिटेन और उनके द्वारा निर्माण किए गए उपनिवेश आज भले ही इनका संबंध विच्छेद हो रहा है, परंतु हमारा परस्पर स्नेहभाव आज भी जागृत है। पिछले 1300 वर्षों से अस्तित्व में रहे हमारे पवित्र इस्लाम की तरफ से मैं आपको वचन देता हूं कि पाकिस्तान में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों एवं दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करने की दिशा में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इस छोटे से भाषण के पश्चात पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण करनी थी। वह उन्होंने ली और इसी के साथ आधिकारिक रूप से पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र का उदय हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन दोनों ही दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। दोनों ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और उन्हें आज रात को भारत के राज्यारोहण समारोह में उपस्थित रहना है। उधर कलकत्ता हवाई अड्डे पर दोपहर के 3 बजे हैं। विभाजित बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का विशेष विमान आज दिल्ली से आने वाला है। आज रात को ही राजा जी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हवाई अड्डे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एकत्रित हैं, परंतु उनमें कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल में राजा जी का विरोध जारी है। राजगोपालाचारी को बंगाल की जनता पर लादने के विरोध में सुभाष चंद्र बोस के भाई और बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया है। सिंगापुर की इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ने मलय एयरवेज के साथ कल का दिवस उत्साह के साथ मनाए जाने की विशेष योजना बनाई थी। मलय एयरवेज का एक विशेष विमान
पड़ांग के वाटरलू स्ट्रीट के ऊपर से उड़ान भरने वाला था। ये उड़ान ठीक उसी समय होने वाला था जिस समय वहां पर तिरंगा फहराए जाने का समारोह होने वाला था। इस विमान में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना के सिपाही और अधिकारी, रानी झांसी रेजिमेंट की महिला सैनिक और बाल सेना के कुछ कार्यकर्ता सफर करने वाले थे। ये सभी लोग तिरंगा ध्वजारोहण के अवसर पर विमान से पुष्प वर्षा करने वाले थे, परंतु आज़ाद हिंद सेना का नाम सामने आते ही सिंगापुर के सिविल एविएशन विभाग ने इस विशेष कार्यक्रम पर आपत्ति उठाई और इस उड़ान को दी गई अनुमति रद्द कर दी। अब इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कमेटी कल अलग पद्धति से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की योजना बनाने में लगी हुई है। दोपहर के 4 बज रहे हैं। कराची की एक बड़ी सी हवेली संघ से संबंधित एक परिवार का घर है। घर की 2 महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति की सक्रिय सेविकाएं हैं। इस हवेली की छत पर सेविकाओं का एकत्रीकरण कार्यक्रम रखा गया है। कराची शहर की हिंदू बहुल बस्तियों से सेविकाओं का आगमन जारी है और सुबह कायदे आजम जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की शोभा यात्रा काफी पहले ही संपन्न हो चुकी है। इस कारण अब रास्तों पर अधिक भीड़ नहीं है और आज गुरुवार होने के बावजूद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। हवेली की छत काफ़ी बड़ी है। लगभग 700-800 सेविकाएं उपस्थित होंगी। उन्हें बैठने के लिए स्थान की कमी पड़ रही है और कुछ सेविकाएं नीचे ही खड़ी हैं। वातावरण भले ही गंभीर हो परंतु उत्साही भी है। शाखा लगाई जाती है, ध्वज लगाया जाता है। सेविकाओं के मन में उम्मीद जगाने और आत्मविश्वास का संचार करने वाला गीत होता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई केलकर यानी मौसी जी अपनी धीर गंभीर आवाज में प्रतिज्ञा का उच्चारण करती हैं। उसी दृढ़ता और गंभीरता के साथ सभी सेविकाएं उनके साथ प्रतिज्ञा का उच्चारण करती हैं। ये प्रतिज्ञा मन की संकल्प शक्ति का आह्वान करने संबंधी है। कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए रखा गया है। एक नौजवान सेविका पूछती हैं कि पाकिस्तान में हमारी इज्जत खतरे में है, हमें क्या करना चाहिए और हम कहाँ जाएं? मौसी जी उन्हें अपने आश्वासक स्वरों में बताती है कि जैसे भी संभव हो हिंदुस्तान आ जाओ। यहाँ से निकलकर हिंदुस्तान कैसे पहुँचा जाए, केवल इस बात पर विचार करें। मुंबई और अन्य शहरों में संघ ने आपके लिए व्यवस्था की हुई है, चिंता ना करें। हम सभी एक ही परिवार है। ये कठिन समय आपस में मिलजुल कर किसी तरह निकाल ही लेंगे। मौसी जी के मुंह से ऐसे आश्वासक शब्द सुनकर सिंध की उन सेविकाओं के मन में निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास का निर्माण हुआ है। उधर कराची में जिन्ना माउंटबेटन की शोभा यात्रा और समारोह में हुए जय जयकार को यदि छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का कोई खास उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। चांद तारे वाला पाकिस्तान का हरा झंडा अनेक स्थानों पर दिखाई तो दे रहा है, परंतु केवल पश्चिम पाकिस्तान में ही। पूर्वी पाकिस्तान में चांद तारे वाला झंडा लगभग नहीं के बराबर है। संभव है ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रमज़ान के अंतिम दिन चल रहे हैं, परंतु एक बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान का उदय होने के कारण इस्लामी राष्ट्रों के बीच एक सशक्त नेतृत्व करने वाला एक देश उत्पन्न हुआ है, ऐसा सभी को लग रहा है। वहाँ कलकत्ता में गांधी जी की सायंकालीन प्रार्थना का समय हो चुका है और आज गुलाम भारत की उनकी ये अंतिम प्रार्थना होगी। आज तक हमेशा ही गांधी जी ने ऐसी अनेक सायंकालीन प्रार्थनाओं में अनेक विषयों पर बात की है। उनके पसंदीदा विषय सूत कताई से लेकर अणुबम के खतरों, शरीर में स्थित आंतों की संरचना, शौच स्वच्छता, ब्रह्मचर्य व्रत पालन के फायदे, भगवत गीता की शिक्षा, अहिंसा आदि अनेक विषयों पर वे बोलते रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर गांधी जी आज क्या बोलते हैं, इस बारे में सभी के मन में कौतूहल है और इसलिए आज शाम की प्रार्थना बेलिया घाट के सार्वजनिक बगीचे में होने जा रही है। सामने खड़े लगभग 10,000 लोगों की भीड़ के सामने गांधी जी शांत स्वर में बोलने लगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने कलकत्ता में हिंदू मुसलमान का विवाद मिटा दिया है। ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये तत्कालिक समाधान नहीं बल्कि आप दोनों सदैव आगे भी बंधु भाव के साथ ही रहेंगे। कल से हम ब्रिटिश गुलामी से मुक्त होने जा रहे हैं, परंतु इसी के साथ आज रात से हमारा ये देश भी विभाजित होने जा रहा है। इसलिए कल का दिन जैसे एक तरफ आनंददायक है तो दूसरी तरफ दुखदायी भी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम सभी लोगों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि कलकत्ता शहर की बुद्धि और बंधुभाव साबुत रहा
तो संभव है हमारा देश एक बड़े संकट से बच निकलेगा। परंतु यदि जातीय, धार्मिक वैमनस्यता की ज्वालाओं ने इस देश को घेर लिया तो नई नई मिली हुई हमारी स्वतंत्रता क्या अधिक समय तक टिक सकेगी? मुझे आपको ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं कल का स्वतंत्रता दिवस आनंद से नहीं मनाऊंगा। अपने अनुयायियों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि कल 24 घंटे का उपवास रखें, प्रार्थनाओं में अपना समय बिताएं और चरखे पर सूत कताई करें। इससे हमारा देश बचा रहेगा। वहाँ दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में शाम के 6 बज रहे हैं और बारिश लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रेस वक्तव्य प्रकाशन के लिए निकलने वाला है। इसमें अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी ने लिखा है कि आज का दिवस हमारे लिए दुख का दिन है। हमारी प्रिय मातृभूमि का विभाजन होने जा रहा है, लेकिन हम इससे भी उबरेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। शाम के 6 बज रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बंगला। नेहरू को छोड़कर उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह पंजाब के दौरे पर हैं, इसलिए वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं और इस बंगले के परिसर में आने वाले स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ जारी है। वेद विद्या में पारंगत आचार्यों द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है और शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण जारी है। बाहर धीमी बारिश हो रही है और समूचा वातावरण एक प्रसन्न और पवित्र भावना से भर गया है। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के पश्चात स्वल्पाहार ग्रहण करके सभी मंत्रियों को स्टेट काउंसिल बिल्डिंग में राज्यारोहण समारोह के लिए जाना है। स्टेट काउंसिल बिल्डिंग में संविधान सभा के सभी सदस्य, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहे हैं। गोलाकार सभागृह के बाहर हजारों लोग बारिश और भीगने की परवाह किए बिना अपने स्थान पर जमे हुए हैं। सरदार पटेल, आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर, बलदेव सिंह, नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, सारे मंत्री एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं और वहां उपस्थित जनता का उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। एक एक मंत्री के आगमन पर उनके नाम से जय जयकार हो रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। सभागृह में सर्वोच्च आसन पर इस सभागृह के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं। उनकी बाईं तरफ थोड़ा नीचे लॉर्ड माउंटबेटन अपने पूर्ण सैन्य पोशाक में मौजूद हैं। नेहरू ने भी अपने सफ़ेद झक चूड़ीदार पजामा, नई सिलवाई हुई अचकन अर्थात बंद गले का कोट और उस कोट पर एक शानदार जैकेट तथा उस जैकेट में एक गुलाब, ऐसा शानदार पोशाक किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा का आरंभ किया। उन्होंने सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण किया। उन्हें भी स्मरण किया जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक कष्ट सहे और मृत्यु का वरण भी किया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने महात्मा गांधी का विशेष उल्लेख किया और बताया कि हम सभी के गुरु और हम सभी को दिशा दिखाने वाले दीप स्तंभ जैसे हमारे गांधी जी आज हमसे 1000 मील दूर शांति स्थापित करने के काम में लगातार मगन हैं। इसके बाद नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए। उनके सूती जैकेट के बटन होल में लगा हुआ गुलाब का फूल मध्य रात्रि के इस प्रहर में भी एकदम तरोताज़ा दिखाई दे रहा है। शांत और गंभीर आवाज़ में नेहरू ने बोलना शुरू किया। अनेक वर्षों पूर्व हमने नियति से एक संधि की थी। आज उसकी पूर्ति पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक करने जा रहे हैं। ठीक मध्यरात्रि 12 बजते ही जब समूची दुनिया शांति के साथ नींद में होगी, तब भारत की स्वतंत्रता का एक नए युग में, नए जन्म में प्रवेश होगा। नेहरू एक से बढ़कर एक सरस शब्दों में अपने भाषण की सजावट किए हुए हैं। ऐसा भाषण तैयार करने के लिए उन्होंने अनेक रातें खर्च की हैं। रात के ठीक 12 बजे उस सभागृह में बैठे हुए गांधी टोपी पहने एक सदस्य ने अपने साथ लाया हुआ शंख फूंका। उस शंख ध्वनि से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित हो गया। एक नया इतिहास रचा जा रहा है, एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। स्वर्ग में उपस्थित अनेक क्रांतिकारियों की आत्मा ये दृश्य देखकर तृप्त हो रही थी, शांत हो रही थी। भारत अब स्वतंत्र हो चुका था। पुरानी दिल्ली के दरियागंज, मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसी भीषण बारिश में भी E42 कमला नगर स्थित संघ के छोटे से कार्यालय में कुछ प्रचारक और दिल्ली के संघ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता एकत्रित हैं। उनके समक्ष अनेक मुद्दे हैं। पंजाब और सिंध से अनेक निर्वासित दिल्ली आ रहे हैं।
उनकी निवास और भोजन की व्यवस्था करनी है और कल के दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुसलमानों के कुछ समूह गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसी भी सूचना उनके पास है। उस तरफ भी उन्हें ध्यान देना है। अनेक स्वयंसेवक पिछली कई रातों से सोए नहीं हैं। अगली कुछ रातें भी इनके सामने ऐसी ही अनेक चुनौतियां पेश करने वाली हैं।